नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। बीजेपी ने महाराष्ट्र के लिए अपनी पहली लिस्ट क्लियर कर दी है। 24 घंटे के भीतर ही बीजेपी ने झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगहों पर सीट का सॉल्यूशन निकाल लिया, जबकि सीट को लेकर उद्धव ठाकरे ने राहुल की प्रॉब्लम को बढ़ा दिया है। कांग्रेस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। सीट तय नहीं करोगे तो सोमवार को लिस्ट आउट कर देंगे। 24 घंटे के भीतर महाविकास अघाड़ी 4 मीटिंग कर चुकी है। अब एक और टाइम दिया गया है। कल महाविकास अघाड़ी की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन सवाल है कि क्या सीट पर फाइनल बात बन पाएगी। वहीं झारखंड में तेजस्वी यादव भी लालटेन जल और बुझ रही है। बिना उनको साथ लिए कांग्रेस जेएमएम ने 70 सीट पर लड़ने का फैसला कर लिया है। तेजस्वी 22 सीट की मांग कर रहे थे। दोनों कह रहे हैं कि 11 सीट लेफ्ट और आरजेडी दोनों को मिलेंगी। 23 नवंबर को रिजल्ट आने से पहले कैसे राहुल की टीम में सीटों को लेकर लड़ाई चल रही है। क्या 23 नवंबर का रिजल्ट अभी से आउट हो गया है? महायुति की पहली लिस्ट आउट, अघाड़ी में और बढ़ गया डाउट। महायुति की रणनीति, मुसलमान छूटना नहीं चाहिए, हिंदू टूटना नहीं चाहिए। अघाड़ी की ब्रेकिंग, मुस्लिम मोहल्ले की सेटिंग, मराठा मुसलमान की बैकिंग। झारखंड में भगवा तैयार, आरजेडी कांग्रेस में रार, तेजस्वी की बेचैनी बरकरार। 23 नवंबर मोदी से बचकर। मोदी ने महाराष्ट्र झारखंड की टीम सेलेक्ट कर ली है, किस पिच पर किस खिलाड़ी को खेलना है, जबकि राहुल की टीम खिलाड़ी तो दूर अभी तक ये तय नहीं कर पा रही है कि कौन सी पिच पर किस टीम को उतारना है। टीमों में ही झगड़ा बढ़ गया है। एनडीए छक्के चौके मारने और आउट करने की रणनीति बना रही है। राहुल की टीम अभी यही नहीं समझ पा रही है कि जब विधानसभा चुनाव का मैच होगा तो मोदी की टीम से कौन सा खिलाड़ी, कौन सी टीम और किस पिच पर उतारना होगा। सबसे ज्यादा तगड़ा मुकाबला महाराष्ट्र में है। लोकसभा चुनाव में दूध की जली महायुति महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में तो किसी हाल में पिछड़ना नहीं चाहती, और यही वजह है कि इस बार न टिकट में देरी की, सब मामला पहले ही सेट कर दिया। महायुति ने लोकसभा चुनाव से इस बार सबक लिया, जल्दी सीट का ऐलान कर जनता को एक पॉजिटिव मैसेज दे दिया। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 99 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। देवेंद्र फडणवीस को नागपुर साउथ वेस्ट से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं कामठी से चंद्रशेखर बावनकुले बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। कोलाबा से राहुल नार्वेकर, घाटकोपर पश्चिम से राम कदम को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार को बांद्रा वेस्ट से टिकट मिला है। मलाड वेस्ट से विनोद शेलार, जो आशीष शेलार के बड़े भाई हैं, उनको टिकट मिला है। अशोक चौहान की बेटी जया अशोक चौहान को भोकर से उम्मीदवार बनाया गया है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह साहब और देवेंद्र फडणवीस जी का मन से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने फिर से एक बार मुझे कुलाबा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने की ये एक मौका दिया है। कुलाबा की जनता कुलाबा के स्थानिक उम्मीदवार के साथ रहेगी। कुलाबा की जनता ये विकास करने वाले व्यक्ति के साथ रहेगी। कुलाबा की जनता उसके साथ रहेगी जो दिन में 5 बार दिखता है, 5 बार में 1 बार नहीं। सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। वहीं अगर कांग्रेस और शिवसेना की बात करें, ऐसा लग रहा है कि विदर्भ की सीटों पर ही खींचतान चल रही है। उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं। खींचतान का दौर, अभी भी बैठकों का दौर चल रहा है। क्या कहेंगे विपक्ष से? देखिए, अभी उम्मीदवार ही नहीं है तो लिस्ट कैसे जाहिर करेंगे। बहुत सारी ऐसे सीटें हैं जहां पे कोई लड़ने को तैयार नहीं है, तो ऐसे सीटों पे उम्मीदवार ढूंढने के लिए शायद टाइम लग रहा होगा उन्हें। अब वो चाहे महाराष्ट्र हो या चाहे झारखंड, जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति में एक बड़ा चेंज किया है। परिवारवाद पर बीजेपी ने टफ लाइन ले रखी थी, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में परिवारवाद पर बीजेपी ने सॉफ्ट डिसीजन ले ली है। विरोधी परिवारवाद पर बीजेपी से सवाल कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने टिकट बांट कर ये बता दिया है, जैसे मोहब्बत और जंग में सब जायज है, वैसे ही पॉलिटिक्स में भी सब जायज है। और इसके लिए परिवारवाद वाली लाइन से हटने पर भी उसे कोई गुरेज नहीं है। बीजेपी ने तो अपनी लाइन ले ली है और कैसे वो मैच खेलने जा रही है उसका भी इशारा कर दिया है।
लेकिन महाविकास अघाड़ी में लगता है अभी तक सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सवाल अनबन का नहीं है। सवाल जब हम कोalition में राजनीति करते हैं और गठबंधन की राजनीति में आगे बढ़ते हैं, चुनाव होते हैं, तो हर पार्टी की अपेक्षा होती है, पार्टी के नेताओं पर कार्यकर्ताओं का दबाव होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़ें और उनकी भी जो भी मांग है वो सारी हमारे पास है, हमारी जो मांग है उनके पास है और उसमें हम लोग बैठकर आपस में चर्चा करके उसको निकालेंगे। महाविकास अघाड़ी एकजुट है, इंटेक्ट है और मिलजुल का रास्ता निकाल कर आगे बढ़ेंगे। सर आखिरी की जरूरत है, कौन से एक्सरे की जरूरत है? कोई एक्सरे वगैरह की ज़रूरत नहीं है और आपके द्वारा मैं विनती करूंगा आप लोगों को ही कि इस तरह का स्पेकुलेशन बिल्कुल मत कीजिए, बहुत सब ठीक होगा। सीट को लेकर कांग्रेस और उद्धव शिवसेना में रार बरकरार है। बात अब अल्टीमेटम तक पहुंच गई है। उद्धव ठाकरे ने आज इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और कांग्रेस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। कहा है कि अगर 24 घंटे में कांग्रेस का जवाब नहीं आया तो ठाकरे सेना अपनी पहली लिस्ट जारी कर देगी। लेकिन मैसेज पब्लिक में गलत न जाए, इसलिए संभावित कैंडिडेट को अभी से प्रचार करने के लिए कह दिया गया है। अल्टीमेटम में शिवसेना ने मैसेज दिया है कि 24 घंटे में फैसला नहीं हुआ तो कांग्रेस के जवाब का वो इंतजार नहीं करेंगे। उद्धव की मांग है कि तीनों बड़े दल अघाड़ी में शामिल छोटे दलों को अपने अपने कोटे से सीटें दें। आज 12:30 बजे एक अर्जेंट बैठक हमने बुलाई है। उद्धव साहब ने, शिवसेना प्रमुख ने, सभी प्रमुख नेताओं की, और 12:30 बजे हम मातोश्री में बैठेंगे और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं। जितनी देर हो रही है उद्धव की धड़कन बढ़ रही है क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस दिल्ली की ओर देख रही है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में मीटिंगों का दौर चल रहा है। कांग्रेस की एक बैठक दिल्ली में शुरू हो चुकी है। मुंबई में आदित्य ठाकरे शरद पवार से मिल रहे हैं। संजय राउत भी शरद पवार से मिले हैं। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के लटकाने और भटकाने वाले तौर तरीकों से बहुत नाराज हैं। पेंच ठाकरे सेना और कांग्रेस के बीच विदर्भ और मराठवाड़ा की सीटों को लेकर फंसा है। दरअसल महाविकास अघाड़ी में 28 सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस लोकसभा में परफॉर्मेंस को आधार बनाना चाहती है, जबकि शिवसेना 2019 के विधानसभा चुनाव नतीजों के आधार पर विदर्भ और मराठवाड़ा में सीटें मांग रही है। हालांकि एनसीपी शरद गुट का सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है। अघाड़ी के अंदर तनातनी चल रही है, महायुति मजा ले रही है। ये बात सबसे ज्यादा उद्धव की सेना को चुभ रही है, इसीलिए महायुति को नए नए तरीके से घेर रही है। उद्धव शिवसेना 150 विधानसभा सीटों का नया डेटा लेकर आई है। आरोप लगा रही है कि लोकसभा चुनाव में जिसने अघाड़ी को वोट दिया, करीब 10,000 वोटर के नाम वो हटवा रही है और नए नामों को जुड़वा रही है। वो चुनाव हारने जा रहे हैं, किसी भी हालत में जीत नहीं पा रहे। लोकसभा में ये लोग हार गए हैं, हमने हराया उनको, बहुत कोशिश की, लेकिन विधानसभा में ये लोग हार रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं अभी मालूम है आपको? जो वोटर लिस्ट है उसमें गड़बड़ और घोटाले कर रहे हैं। चुनाव आयोग को से हाथ मिलाकर चुनाव आयोग उनको मदद कर रहा है। हर विधानसभा क्षेत्र में जहां बीजेपी लड़ने जा रही है, लगभग 150 विधानसभा क्षेत्र जहां बीजेपी लड़ेगी, वहां वो ढूंढ रहे हैं ऐसे वोटर्स को जिसने लोकसभा में महाविकास अघाड़ी को वोटिंग किया है, मतदान किया है। ऐसे हर विधानसभा क्षेत्र से 10,000 वोटर्स वो निकाल देंगे, डिलीट कर रहे हैं और उनके जगह पर 10,000 बोगस वोटर्स को डाल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो जीतने की संभावना है वो कम हो जाए, क्योंकि कांटे की टक्कर है कुछ जगह पे। ये सबसे बड़ा घोटाला हमारे लोकतंत्र में चुनाव आयोग की मदद से होने जा रहा है। मकसद साफ है, जब तक सीट शेयरिंग पर सहमति बनती नहीं है, सियासत का माहौल बने रहना चाहिए। लेकिन बीजेपी कह रही है कि इससे कुछ नहीं होना है। 23 नवंबर को महायुति ही जीत रही है। अब दिन भर कोई ब्रेड बटर चाहिए, दिन भर मीडिया का टीआरपी चाहिए करके संजय राउत बोलते रहते हैं। वो चुनाव जब हारता है आदमी या हारने की कगार पे रहता है तो कभी मशीन खराब रहती है, कभी मतदार यादी झूठी होती है। वो जीतते हैं तो मशीन अच्छी थी, वो जीतते हैं तो मतदार यादी अच्छी थी। हम अगर कल हमारी सरकार ने अच्छा काम किया और उनको मालूम है कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना महायुति को जिताएगी, हमारी सरकार लाएगी, हमारी बहनें हमारी सरकार लाएगी, किसानों का बिजली हमने माफ किया, हमारी सरकार लाने का किसान प्रयास करेंगे,
और आगे के महाराष्ट्र के हित में डबल इंजन सरकार किसानों को चाहिए। देश को महाराष्ट्र में डबल इंजन सरकार रही कि मोदी जी 5 साल प्रधानमंत्री है और मोदी जी और महाराष्ट्र की सरकार अगर एक रही तो केंद्र और राज्य की सारी योजनाएं चालू रहेगी। जो गरीब आदमी के लिए अनाज की योजना है, पीक बीमा योजना है, सारी योजना चालू रहेगी। उद्धव ठाकरे उनके अगर बगल बच्चे आ गए, सारी योजना बंद करेंगे। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले कैसे कैसे नैरेटिव चलाए जा रहे हैं, उसका एक और सैंपल संजय राउत लेकर आए। घर की लड़ाई सुलझा नहीं पा रहे हैं, हर रोज एक नई कहानी सुना रहे हैं। वोटिंग लिस्ट में धांधली ही नहीं, संजय राउत महायुति के खिलाफ नई थ्योरी लेकर आ गए। संजय राउत ने आज एक और बड़ा शिगुफा छोड़ा और कहा कि बीजेपी अभी से चुनाव के फौरन बाद 6 महीने के लिए महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है। 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन अमित शाह लगाएंगे। ये पूरा खेल चल रहा है महाराष्ट्र में चुनाव होने के बाद भी राष्ट्रपति शासन लगाने का। लेकिन अमित शाह जी, मैं आपको बताता हूँ, हम ये होने नहीं देंगे। अघाड़ी के अंदर सीट को लेकर किस लेवल की सिर फुटोवल चल रही है, इसी बात से समझ लीजिए कि राहुल की सारी टीमें अलग अलग खेल रही हैं। लखनऊ से अखिलेश आए तो 5 कैंडिडेट का ऐलान कर दिया, जबकि महाविकास अघाड़ी सिर्फ 3 सीटें समाजवादी पार्टी को देने के पक्ष में है। समाजवादी पार्टी ने 12 सीटों की मांग की है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो कम से कम 5 सीटों पर राजी हो सकती है। समाजवादी पार्टी तो बड़ी उम्मीद कर रही है, लेकिन अभी तक इस पर भी कोई क्लियरिटी नहीं है। ये लोग लेट कर रहे थे। जो सीटें विकास अघाड़ी में दूसरे धड़क को मिलेगी वो नहीं चुन कर आ सकती, ये आशंका थी। अखिलेश जी आए, उन्होंने, वो एक तजर्बेकार लीडर हैं, देश की तीसरी पार्टी समाजवादी पार्टी है, उसके लीडर हैं। उन्होंने 5 सीट से 37 सीट लाया इंडिया अलायंस बना करके। उन्होंने कहा मैं आकर चेक करूंगा, उन्होंने मेरे बोलने पर नहीं माना। वो नहीं माने मेरे बोलने पे, वो खुद स्वयं चल कर आए। उन्होंने मालेगांव देखा, उन्होंने भिवंडी के लोगों को बुला के बात किया, उन्होंने जो है धुलिया के लोगों से बुला के बात किया। ये लगा कि अगर यहाँ पर समाजवादी लड़ेगी तो ही चुन कर आएगी, वरना दूसरी पार्टियों को चुन कर आने के चांसेस नहीं है। लेट हो रहा है, महाविकास अघाड़ी की सरकार बने, एमएलए ज़्यादा चुन कर आएँ, इसलिए उन्होंने अनाउंस किया है। बने, एमएलए ज़्यादा चुन कर आएँ, इसलिए उन्होंने अनाउंस किया है। सर 12 सीटों को लेकर आप लोग इच्छुक थे, फिलहाल कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं आप लोग? देखिए 5 तो हमने मांग लिया और अखिलेश जी जब कह रहे हैं तो उनको देंगे वो, और 4-5 सीटें और हम बात कर रहे हैं। कल पवार साहब मुझे बुला के बात करेंगे। महायुति को दोबारा नहीं लाने के लिए बैकडोर से फील्डिंग करने वाले भी अघाड़ी की रात से टेंशन में हैं। मौजूदा हाल देखकर कहीं मुस्लिम वोट छिटक न जाए, ये भी एक चुनौती है, क्योंकि महायुति ने मुस्लिम वोट का जिम्मा अजीत दादा पवार को सौंप दिया है। मकसद ये है कि मुसलमान छूटना नहीं चाहिए, हिंदू टूटना नहीं चाहिए। ये बात मुस्लिम वोट के बैकडोर वाले प्लेयर अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, महाराष्ट्र की सियासत की एकदम ताजी तस्वीर है। पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना सज्जाद नुमानी और मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल की मुलाकात हुई है। मौलाना सज्जाद नुमानी और मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल शनिवार देर रात संभाजी नगर के एक होटल में मिले। दोनों के बीच करीब 2 घंटे तक बैठक हुई। इस बैठक में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और आरक्षण के मुद्दे पर डिटेल में चर्चा हुई। आपको बता दें कि मुस्लिम और मराठा दलित का फेविकोल 2024 के लोकसभा चुनाव में जुड़ गया था और मराठवाड़ा में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। सज्जाद नुमानी और मनोज जरांगे पाटिल की मुलाकात के बाद महायुति सुपर अलर्ट हो गई है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में मराठा समाज की वजह से महायुति को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था और अब अगर 30% मराठाओं के साथ 13% मुसलमान भी जुड़ गए, तब महायुति को विधानसभा चुनाव में भी करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अब महायुति नई रणनीति पर काम कर रही है। वहीं महाविकास अघाड़ी पर्दे के पीछे रहकर मराठा और मुसलमानों को एक साथ लाने का प्रयास कर रही है, ताकि लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी महायुति को मात दी जा सके। मुस्लिम वोट का दावा करने वाली अघाड़ी के लिए इस बार लड़ाई आसान नहीं है। हरियाणा चुनाव में इंडिया गठबंधन का सारा नैरेटिव फेल हो गया। इस बार मुस्लिम वोट को लेकर महायुति ने भी तैयारी कर रखी है। एनसीपी अजीत पवार ने इशारा कर दिया है कि वो 10% सीट मुस्लिम समुदाय को देगी। दावा तो यहाँ तक है कि अघाड़ी वाले मुस्लिम वोट तो ले लेते हैं, लेकिन मुस्लिमों को हक नहीं देते। देखिए अभी जब एमएलसी की बात आ गई गवर्नर नॉमिनी के लिए, उसमें हमने माइनॉरिटी को जगह दी। आज अपर हाउस में एक ही माइनॉरिटी है, वो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से है। जो वहाँ सेकुलर पार्टी बोलती है
न कांग्रेस ने कोई अल्पसंख्यक आज अपर हाउस में है विधान परिषद में, न उद्धव ठाकरे का जी का है, न पवार साहब की पार्टी का वहाँ पे है। दादा ने जो बताया वो ठीक है। अभी बाकी जब सीटों का बंटवारा फाइनल हो जाएगा तब आप देखेंगे कितने अल्पसंख्यक समाज के अच्छे उम्मीदवार के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने तय किया है। इंडी गठबंधन में सीट का मामला सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं फंसा है। झारखंड में राहुल और हेमंत ने तेजस्वी के साथ खेला कर दिया है। आपस में 70 सीटें बांट ली हैं। ऐसा कर दिया है कि लालटेन वाली पार्टी कह रही है कि वो झारखंड में जल रही है, जबकि राहुल और हेमंत तो बता रहे हैं कि लालटेन तो बस भभक रही है। तेजस्वी जी राष्ट्रीय स्तर पर, लालू जी राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई एक प्रतीक है भाजपा के विरोध का, तो मैं गर्व के साथ कहता हूं हमारा दल है, किसी भी दल से ज्यादा। क्योंकि बाकी दलों ने प्रताड़ना सहने के बाद आंख मिचौनी खेली, हमारे नेता ने नहीं खेली, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने नहीं खेली। इसलिए हमें पता है कि हमें लड़ाई लड़नी है। हम अभी भी मानते हैं हम अपनी ओर से कहीं कुछ विध्वंस नहीं करेंगे। हम सृजन वाले लोग हैं। आपके माध्यम से ये सारी बातें इसलिए भी हमने रख दी कि हमारा ये मानना है कि लड़ाई जीतेंगे, साथ रहें तो जीतेंगे। और अगर हम चंद सीटों पर, जिसका मैंने हवाला दिया, जिसकी जानकारी आपको कल तक मिल जाएगी, लड़ें, तब भी हम उस विकल्प का हिस्सा बनेंगे जो विकल्प बीजेपी के खिलाफ का विकल्प है। क्योंकि हमारी राजनीति स्पष्ट है। मैंने कहा ना, एक विधायक टूटा नहीं भाई, इनको कम प्रलोभन दिया गया, हमारे नेताओं को कम प्रलोभन दिया गया। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं। जेएमएम और कांग्रेस ने मिलकर 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जबकि बची हुई 11 सीटें आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों को देने का फैसला किया है। आरजेडी 22 सीटें देने की मांग कर रही है। कांग्रेस और जेएमएम जान रहे हैं बीजेपी के खिलाफ रहना आरजेडी की मजबूरी है, इसीलिए सीट सिलेक्शन में आरजेडी से बना ली दूरी है। जिस तरह से हेमंत सोरेन और राहुल ने सीट को लेकर फैसला किया है, लगता नहीं है कि आरजेडी की डिमांड आगे पूरी होगी। हालांकि झारखंड आरजेडी के नेता कह रहे हैं विकल्प खुला है, गठबंधन मजबूरी नहीं है। देखिए, सीट शेयरिंग में हम लोग का जो उचित प्रतिनिधित्व में मिलना चाहिए और ठीक नहीं है। और एलआई पार्टनर का मतलब है कि कोलिशन में कोई स्टेटमेंट जाना चाहिए। हम लोगों ने तो सीट का पहले से ही डिमांड कर रहे हैं। 22 सीट तो हम लोगों का पहले ही से चल रहा है। दावा कुछ भी करें, कहानी कुछ भी सुनाए, सामने टीम मोदी है। उसने जेडीयू, आजसू, चिराग सबके साथ मामला अपना सेट कर दिया है। झारखंड जीतने के लिए रणनीति में भी चेंज कर दिया है और सबसे बड़ा तो परिवारवाद वाला नैरेटिव भी सॉफ्ट कर दिया है। झारखंड में बीजेपी ने अपने 66 कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिवार के सदस्यों को टिकट दिया है। 2 पूर्व मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं। चंपाई सोरेन और बाबूलाल मरांडी, 2 पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी को बीजेपी का टिकट मिला है। अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा पोटका से लड़ रही हैं। निर्दलीय चुनाव जीतकर कांग्रेस के सहयोग से मुख्यमंत्री बने मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को बीजेपी ने जगन्नाथपुर सीट से टिकट दिया है, तो एक पूर्व सीएम के बेटे और दूसरे पूर्व सीएम की बहू को विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू को जमशेदपुर पूर्वी से टिकट मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को घाटशिला से टिकट दिया है। एक बीमार विधायक की पत्नी और एक पूर्व विधायक के बड़े भाई को भी टिकट मिला है। धनबाद से सांसद ढुलू महतो के बड़े भाई शत्रुघ्न महतो को बागमारा से उम्मीदवार बनाया गया है। परिवारवाद आ गया, कोई पत्नी को लड़वा रहा है, कोई बेटा को लड़वा रहा है, कोई भाई को लड़वा रहा है। और तो और मजेदार चीज, एक ऐसा भी परिवार है जो पत्नी को एक पार्टी से और भाई को दूसरे पार्टी से, है ना मजेदार खेल।
हेमंत सोरेन की पार्टी परेशान इसलिए है कि टिकट बंटवारे में एनडीए कहीं तेज और सधी रफ्तार में चल रही है और सोशल इंजीनियरिंग को भी अच्छे से सेट कर रही है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 25 आदिवासियों को टिकट दिया है, जबकि 7 एससी उम्मीदवारों पर दांव खेला है। 12 महिला उम्मीदवार भी बीजेपी की लिस्ट में जगह बनाने में सफल रही हैं। क्या इन लोगों ने कुछ भी नहीं छोड़ा? बालू को नहीं छोड़ा, पत्थर को नहीं छोड़ा, कोयला को नहीं छोड़ा, जमीन को नहीं छोड़ा, चाहे आदिवासी का जमीन हो, चाहे सेना का जमीन हो, सब कुछ ये लोगों ने लूटा। और जो इतना लूटा हो तो फिर उसको कैसे लोग बर्दाश्त करेंगे झारखंड की जनता? इसलिए उनके पास क्या जवाब है? भ्रष्टाचार इस कदर है जो सरकारी दफ्तर भी वसूली का जरिया बन गया था। चाहे थाना हो, चाहे ब्लॉक हो या अंचल हो, बिना पैसा से कोई काम होता ही नहीं था। आप किसी से भी जाके जनता से पूछ लीजिए। जब ये स्थिति होगी तो झारखंड की जनता तो इस दिन के ही वो इंतजार कर रही थी कि भाई जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी, कब हम सब लोगों को वोट देने का अवसर मिलेगा ताकि सरकार को हम लोग बदल सकें। एनडीए ने बड़ी सोच समझकर सीटें बांटी हैं, जिसका चुनाव में भी असर दिखेगा। चुनौती बड़ी है, लिहाजा अब हेमंत सोरेन ने एनडीए को घेरने की नई तैयारी भी कर ली है। प्रचार शुरू हो गया है और घेरने के लिए नए नए नैरेटिव भी सामने आने लगे हैं। हेमंत सोरेन की पार्टी एक नया जुमला बंटी बबली का लेकर आई है। बीजेपी और चुनाव आयोग पर नया आरोप लगाई है। 12% वोटर 5 बजे तक डालेंगे, 88% वोटर 4 बजे तक डालेंगे। उन्होंने माना कि झारखंड नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बाहर निकल गया है, इसलिए 2 चरण में होगा। मैंने उस समय भी बंटी बबली कहा था जब 43 और 38 का फिगर आया था। आज फिर से देख लीजिए बंटी बबली को कि ग्रामीण इलाकों के वोटर को कम कर दिया गया।